नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश की हिंदी। अंतराल पुस्तक है और पाठ है विस्कोहर की माटी। इसके लेखक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी जी। बच्चों 5 भाग हमने इसका आप लोगों को बना करके भेजा है और जिसमें पैराग्राफ 4 तक पढ़ा था। अब हम ये पार्ट 6 लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। इसमें पैराग्राफ 5 हम पढ़ेंगे। पैराग्राफ 5 जो है वो पृष्ठ संख्या 38 से 39 तक पर आधारित है। इसमें लेखक ने वर्णन किया है कि वर्षा ऐसे सीधे एकाएक तो आ नहीं जाती है, तो वहाँ से लेकर के तौर पर जुड़ा हुआ है तक ये पैराग्राफ आपका है। इसमें बच्चों लेखक ने बताया कि लेखक द्वारा आषाढ़ माह अर्थात वर्षा आगमन का वर्णन करना। तो इस पैराग्राफ में लेखक द्वारा जो पहले शरद ऋतु का वर्णन हुआ था और अब आषाढ़ माह का वर्णन यहाँ पर किया गया है। और इसमें जो है वर्षा ऋतु का वर्णन, तो इसमें जो लेखक ने किया है उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, कैसी स्थिति होती है गांव की, उसके बारे में बताया है। तो बारिश का उल्लेख करते हुए लेखक का यह कहना कि ऐसा लगता है कि जैसे मेरे घर की छतों पर घोड़ों की कतार दूर से दौड़ी हुई चली आ रही है, अर्थात बारिश बहुत तेज होती है। बच्चों लेखक को ऐसा लगता है कि जब देखते हैं ना, जब बहुत तेज बारिश होती है तो क्या होता है कि ऐसे टप टप की आवाज़ आती है। तो लेखक कह रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है, उसको बारिश को, तेज बारिश को उन्होंने ऐसा बताया है कि जैसे ऐसा लगता है कि दूर से बहुत सारे घोड़ों के आने की, उनके टापों की आवाज़ जो है वो टप 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 आ रही है। तो इससे ये भी पता चलता है कि बारिश जो है वो कैसी हो रही है, वह अत्यंत मूसलाधार बारिश हो रही है, बहुत तेज हो रही है। और ये तो सभी को पता है, ये तो इसकी तो अनुभूति हम सभी कर रहे हैं इस समय कि जब बारिश होती है तो भीषण गर्मी से निजात पाने के बाद सभी जन, चाहे वह पशु पक्षी हो, चाहे मानव हो, चाहे पेड़ पौधे हों, पूरी सृष्टि ही जो है वो पुलकित हो जाती है। तो इस तरह से मनुष्य तो होते ही हैं खुश, पशु पक्षी, कुत्ते बिल्ली आदि ये सब जो है वह अत्यंत प्रसन्नचित हो जाते हैं, मतलब खुश हो जाते हैं, उनको भी गर्मी से राहत मिल जाती है। पहली बरसात में कभी कभी मछलियाँ उबस के मांजा माने फेन लगने से मर जाने का उल्लेख इसमें किया है उन्होंने। बच्चों लेखक ने पहले बताया था कि पैराग्राफ में कि उनके यहाँ ऐसा कहा जाता है, उनके यहाँ क्या, गांव ग्रामीण अंचल में ऐसा कहा ही जाता है कि यदि पहली बारिश में स्नान कर लें, नहा लें, हम भीग जाएं तो जो शरीर पे फोड़े फुंसियाँ हैं वह नहीं निकलते हैं। गर्मी जो शरीर की गर्मी है वह उस बारिश में क्या होती है, वो नष्ट हो जाती है, शरीर जो है शीतल हो जाता है। इसलिए जो फोड़े फुंसी खासतौर से गर्मी में निकलते हैं लोगों को, वह नहीं निकलते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। तो लेखक कह रहे हैं कि यह तो ठीक है, लेकिन जब पहली बारिश होती है तो कभी कभी जो मछलियां हैं ना, वो उबस के मतलब घबरा करके अंदर, चूँकि बारिश तेज होती है, पहले तो जल स्थिर रहता है और जब खूब बारिश होती है तो उससे क्या होता है कि नदी नालों में फेन जैसा बन जाता है और उसके लगने से जो है वो मछलियाँ जो है वो मरने लगती हैं। और दूसरे एक उल्लेख और किया है लेखक ने कि जब बारिश की स्थिति है उस समय जो राजा दशरथ हैं उनका मन कैसा होता है, उस समय उनका राम के वियोग में उनकी स्थिति कैसी होती है, इसका भी वर्णन उन्होंने किया है। तो उन्होंने कहा है कि ये प्रसंग आता है उसमें रामचरितमानस में कि जो राजा दशरथ हैं वह राम के बन जाने के बाद उनकी भी स्थिति ऐसे ही हो जाती है जैसे पहली बारिश में मछलियाँ उबस करके तड़पने लगती हैं और मरने लगती हैं। तो ऐसी ही विरह वेदना का वर्णन राजा दशरथ के भी यहाँ पर किया गया है। बरसात के बाद गांव में कीचड़ का होना तथा जलावन के लिए लकड़ी का ना होना एवं उपलों तथा लकड़ियों का गीला हो जाना। तो बच्चों जब बरसात होती है तो उसके बाद कैसी स्थिति होती है, तो सभी पता है, अगर सड़क है, शहर में है तो सड़कें भी जो है वो पानी से भर जाती हैं लब, और गांव है तो फिर तो गांव की तो स्थिति ऐसी होती है कि गांव में मिट्टी अधिक होती है और उससे क्या होता है, कीचड़ हो जाता है। और फिर जब जल भर जाता है तो जो लोग पहले से लकड़ी और उपले को सुखा करके
अपने यहाँ भोजन बनाने की व्यवस्था नहीं किए रहते हैं, उनके लिए फिर बड़ी समस्या हो जाती है। इसलिए लोग क्या करते हैं कि लकड़ियाँ और उपले सुखा करके अपने घरों में रख लेते हैं कि जब बारिश का मौसम आएगा तो भोजन बनाने में उनको दिक्कत नहीं होगी। और ये इकट्ठा करके रखने के बाद भी जब बारिश होती है ना, तो ये लकड़ियाँ और ये उपले जो है थोड़े से सिल जाते हैं, थोड़े से नरम हो जाते हैं। इसलिए जब घरों में खाना बनता है इन लकड़ियों पे, उपलों पे, तो फिर हर एक घर से, गांव में हर एक घर से बहुत धुआं निकलता है। धुआं क्यों निकलता है? क्योंकि ये पूरी अच्छी तरह से नहीं जलती हैं, और वही जब गर्मी होती है तो ये बहुत अच्छी तरह से धू धू करके जलती हैं। तो इसका जो है वर्णन इसमें लेखक ने किया है। क्यों किया? क्योंकि भाई जाहिर सी बात है ना, जैसे आप देखते हैं कि अत्यधिक बारिश होती है या सर्दी है तो आपके घरों में रखे हुए जो खाने की चीज़ें, नमकीन, बिस्किट आदि, वह भी सिल जाती हैं। तो ऐसे ही गांव में तो खैर बारिश की जब स्थिति होती है तो लकड़े उपले अगर ठीक से नहीं रखे गए हैं तो फिर अगर ज़रा सी भी उसमें नमी आ जाएगी तो वो जलेंगे ही नहीं और बहुत मुश्किल होगी, और घर में बहुत सारा धुआं भी होने लगेगा। इसके बाद बच्चों, बरसात के बाद फिर अपने गांव की स्थिति का वर्णन किया उन्होंने कि जो बिस्कोहर की धरती है, बिस्कोहर मतलब उनके गांव की जो भूमि है, जो धरती है, जो सीमान है, जो सीमान मतलब खाली मैदान, गांव में उसको सीमान कहते हैं। आकाश, दिशाएं, तालाब, बूढ़ी राप्ती नदी का निखर उठना। तो बच्चों जब बारिश होती है तो आप खुद ये तो अनुभव करते हैं कि बारिश होने के बाद पशु पक्षी, धरती, जो दिशाएं हैं, तालाब है, नदियां हैं, वह सब क्या होती हैं? निखर जाती हैं, सुंदर हो जाती हैं। आप देखते हैं ना कि बारिश होती है, बारिश होने के बाद आप वृक्षों को देखिए, वो कितने हरे भरे और कितने ऐसा लगता है कि जैसे पेड़ हंस रहे हैं। तो ऐसे जो है वो बारिश के बाद का दृश्य होता है। और उसके बाद क्या होता है कि धान के पौधों का झूमना। बच्चों धान की खेती के लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि धान आप देखेंगे तो धान की जो रोपनी होती है, इसके जो पौधे लगाए जाते हैं वो भी पानी में ही लगाए जाते हैं। अगर पानी पर्याप्त नहीं मिलेगा तो जो धान है उसकी फसल अच्छी नहीं होगी। अब जब बारिश हो जाती है तो क्या होता है? धान के पौधे भी झूमने लगते हैं। भुट्टे, चरी, चरी वो होता है जो पशुओं को चारा दिया जाता है, वैसा ही होता है ये चरी का भी जो पेड़ है, जो फसल है, वह भी जो है कैसी होती है? जैसे भुट्टा होता है ना, वैसे ही देखने में होती है। और सनई के पौधे, सनई जो है वो जो सन जूट होता है उसके पौधे, यह सारी चीज़ें यानी कि जो भी फसलें हैं सीजनल, बारिश के मौसम में जो होती हैं, और उसमें करेले, सब्जियां हैं, करेले, खीरे, कांकर, भिंडी, तोरी के पौधे, और फिर लताओं का भी वर्णन उन्होंने किया कि यह सब जो हैं वो क्या होते हैं? बारिश के बाद झूमने लगते हैं, पुलकित हो जाते हैं, अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। शरद में फूल, तालाब में सैलाब, सेवार, और शरद ऋतु में तो फूल खिलता ही है, तालाब में जो है सेवार होता है, और जब उसमें पानी भर जाता है तब क्या होता है कि उसका जल जो है वो नीला हो जाता है। क्यों नीला हो जाता है? जब आकाश का, नीले आसमान का प्रतिबिंब भरे हुए तालाबों में पड़ता है तो उसका जल जो है वह, जो तालाब है, तालाब का जल जो है वो नीला लगने लगता है, और उसमें ऐसी शीतलता और विश्व विशुद्धता को देख करके ऐसा लगता है लेखक को कि जैसे इसमें से कोई देवी देवता प्रकट हो जाएंगे। तो बच्चों ऐसा होता है ना, जैसे हम देखते हैं कि सीरियल आदि में देखते हैं, फिल्मों में, कि देवी देवता जब प्रकट होते हैं तो किस तरह की आभा होती है, किस तरह का प्रकाश होता है, किस तरह का वहाँ का वातावरण होता है। तो लेखक ने भी यहाँ पे वैसा ही महसूस किया है। वो कह रहे हैं कि जो नदी और तालाबों का जो जल है वो नीले रंग का हो जाता है, और ऐसा लगता है जैसे इसी में से कोई देवी देवता प्रकट हो जाएंगे। अगला वर्णन इन्होंने किया है, चूंकि उस समय चांदनी रात का भी वर्णन किया। प्रकृति के बहुत समीप रहे हैं लेखक, और इतना प्रकृति के प्रति चित्ताकर्षित होने के कारण ही इतना वर्णन उन्होंने अपने गांव का किया है, जिसमें आप देखेंगे कि सारी प्राकृतिक चीज़ों का ही जो संबंध है उससे ही अपना तारतम्य स्थापित करते हुए उन्होंने यह पाठ लिखा है, और वही बातें उन्होंने बताई भी हैं। आगे उन्होंने बताया कि चांदनी रात में उस औरत को देखना जिससे लेखक की आयु 10 वर्ष कम है।
लेखक ने एक ऐसी महिला को, एक ऐसी औरत को देखा कि जो उम्र में उनसे 10 साल बड़ी थी एवं ऐसा लगना हो, लेकिन उनको ऐसा लगने लगा कि जैसे चांदनी रात में जूही की खुशबू आ रही है। उन्होंने रात्रि में एक महिला को देखा जिसकी आयु लेखक से 10 वर्ष अधिक थी। कह सकते हैं एक तरह से लेखक मन ही मन उसको पसंद करते थे, लेकिन वो चूंकि उम्र में बड़ी थी इसलिए अपने मन की बात जो है वो उनसे कह नहीं पाए। लेकिन उनका विवाह जो है इसी गांव में ही हुआ था, बिस्कोहर में ही हुआ था। लेखक द्वारा संतोषी भैया के घर अधिक जाना, क्योंकि उनके यहाँ जूही की बेल लगी थी। अब आप देखेंगे कि लेखक जो हैं, जो विश्वनाथ त्रिपाठी जी हैं, किसके यहाँ ज़्यादा जाते थे? संतोषी भैया थे, उनके घर अधिक जाते थे। और क्यों जाते थे, कारण क्या था? क्योंकि उनके यहाँ जो है वो जूही की बेल लगी थी और उसकी खुशबू जो है वो लेखक के प्राणों में बसती थी, तो वो उससे आकर्षित होते हुए उनके घर अधिक जाते थे। फिर बच्चों, जो लेखक हैं, मैंने पहले बताया कि प्रकृति के प्रति जो है उनका इतना लगाव है कि वह उसको सजीव रूप में भी देखते हैं। लेखक जो हैं प्रकृति को सजीव नारी के रूप में देखते हैं। उनको ऐसा लगता है, उस महिला को देख करके ऐसा लगता है कि यह स्वयं प्रकृति ही है। और लेखक का यह मानना कि उनके गांव से अच्छा और उनके गांव की औरतों से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। बच्चों, लेखक ने अपने गांव का जो वर्णन किया है, इतना मनोरम दृश्यों को प्रस्तुत किया है आपके समक्ष, तो उनको ये लगता है कि उनके गांव से अच्छा दुनिया में कोई गांव नहीं हो सकता और उनके गांव की औरतों से अच्छा या सुंदर और कहीं कोई नहीं हो सकता। ये ऐसा है, ये अपने गांव के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति, अपनी जन्मभूमि के प्रति लगाव परिलक्षित हो रहा है कि हमारा जो गांव है वो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा क्या, सबसे अच्छा है। तो ये भावना यहाँ पर लेखक की दिखाई दी है। लेखक को अपनी माता के पेट का रंग हल्दी मिलाकर बनाई गई पूरी का रंग लगना और उसकी गंध दूध की। बच्चों, इससे ये पता चलता है कि लेखक की जो माता हैं वो कैसी होंगी? पीले रंग की होंगी। पीले रंग मतलब गौर वर्ण की। गोरे रंग में भी दो रंग होता है, एक तो थोड़ा सफ़ेद सा होता है, एक पीलापन लिए हुए होता है। लोग कहते हैं ना कि पीली गोराई है, पीले रंग की गोरी है। तो ऐसा ही लग रहा है। लेखक ने अपनी माता के पेट का उल्लेख किया है और क्या कहा है? उन्होंने कहा कि माँ का पेट ऐसा लगता है कि जैसे हल्दी मिला करके बनाई गई पूरी का रंग होता है। और उसकी गंध कैसी लगती है? वो ऐसी लगती है जैसे दूध की गंध होती है। यानी पूरी जब तलते हैं ना तो उसकी खुशबू कैसे लगती है वो तो सबको पता है, रोज ही आप खाते हैं। लेकिन लेखक को उसकी गंध कैसी लगती है? उस पूरी की गंध कैसी लगती है? जैसे दूध की। तो यहाँ पर माँ और बेटे के संबंध को भी दर्शाया गया है। जैसे पहले ही पैराग्राफ में हमने आपको बता दिया था कि जब माँ आंचल में छिपा करके अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं तो उस समय दूध ही नहीं पिलाती हैं, वह उसके पूरे जीवन चरित्र को तैयार करती हैं। पूरा जीवन चरित्र ही होता है, वही संबंध होता है उस माँ और बच्चे का। संगीत, गंध, बच्चे विश्वनाथ के लिए सबसे बड़े सेतु हैं। किसके सेतु हैं? इस काल और इतिहास को पार करने के। बच्चों, जो लेखक ने पूरे पाठ में आपको बताया, जिन दृश्यों को, जिन मनोरम दृश्यों को उन्होंने वर्णित किया है, जो आपके समक्ष उन्होंने दृश्य बिंब रखे हैं, उसका सेतु वो यही मानते हैं कि उसके सेतु कौन है? संगीत है, गंध है, बच्चे हैं। ये यही जो है उसके पुल हैं, सेतु हैं काल इतिहास को पार करने के। इसी से समय जो है वो बीत रहा है और इसी तरह से लेखक ने अपनी अतीत की स्मृतियों को ही इस पाठ में संजो करके आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। बच्चों, पैराग्राफ आधारित लघु प्रश्न है कि पहली बारिश के विषय में लेखक ने क्या बताया है? तो पैराग्राफ में मैंने आपको बता दिया है। बरसात के बाद की स्थिति का वर्णन कीजिए। वही है कि सभी लोग पुलकित हो जाते हैं और धारा जो है वो अत्यंत सुंदर हो जाती है। ये सारा वर्णन आप इसमें करेंगे। लेखक को कब ऐसा लगता है कि इसमें से कोई देवी देवता प्रकट हो जाएंगे? जब आसमान का नीला रंग नीचे तालाब या पोखर के जल में पड़ता है तो वो जल जो है नीले रंग का दिखाई देने लगता है और लेखक को ऐसा लगता है कि जैसे इसमें से कोई देवी देवता भी प्रकट हो जाएंगे।
लेखक ने उस औरत को पहली बार कहाँ देखा था और उसके प्रति अपनी क्या प्रतिक्रिया दी थी। लेखक ने उनको अपनी रिश्तेदारी में देखा था। जो है एक महिला जो थी, जो औरत थी जिसका जिक्र इन्होंने किया है, उसको उन्होंने सबसे पहले अपनी रिश्तेदारी में देखा था, बरनी में। और उससे उन्होंने ये कहा था कि आप जिसको मिलेंगी वह पागल हो जाएगा, मतलब इतनी वो सुंदर थी। तो उसका वर्णन उन्होंने किया है। उसने उस महिला को किस रूप में देखा? उसने उस महिला को प्रकृति के रूप में देखा, चांदनी के रूप में देखा। लेखक को अपनी माता के पेट का रंग कैसा लगता था और क्यों, ये बता दिया मैंने अभी अभी। काल इतिहास को पार करने के लिए सबसे बड़ा सेतु कौन है? तो ये भी आपको अभी अभी तुरंत ही मैंने बताया है कि इसको पार करने के लिए संगीत सेतु और बच्चे ही सबसे बड़ा सेतु हैं, बांध हैं। तो इस तरह से बच्चों ये पूरा पाठ विषकोहर की माटी आपका पूर्ण हुआ। आशा है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये जितने भी प्रश्न, लघु प्रश्न हैं, ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं और साथ ही इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं वह भी आपको अपनी कॉपी में करने हैं और उसको लिखेंगे अच्छे से। अपने शब्दों में बच्चों उसे लिखिएगा, कॉपी करके कहीं से लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पाठ ऐसा नहीं है कि जिसमें आप खुद अपनी अभिव्यक्ति नहीं दे सकते। और जब हम अपने से लिखते हैं प्रश्नों को तो प्रश्न हमें अस्थायी रूप से याद रहते हैं। तो इसलिए बच्चों इस पाठ के शेष जो प्रश्न हैं वो आप अपने शब्दों में लिखिएगा। धन्यवाद।